नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर। राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस इमर्ज होके आ रहे हैं उसके पीछे कहीं कांग्रेस सरकार तो जिम्मेदार नहीं या बीजेपी का हाथ तो नहीं। इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से बात करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कांग्रेस में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वह अशोक गहलोत सरकार को लेके है। अगर यह सफल रहा तो कांग्रेस की सरकार चली जाएगी और बीजेपी की सरकार आ जाएगी, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ। दोस्तों, हम आपको बैकग्राउंड में ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस को राजस्थान में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और कांग्रेस वहां पे सरकार बनाने में सफल रही। कांग्रेस की तरफ से सीएम के लिए 2 उम्मीदवार थे, एक सचिन पायलट और एक अशोक गहलोत। अशोक गहलोत अनुभवी थे और वो कांग्रेस में बहुत पुराने लीडर हैं, और जबकि सचिन पायलट यूथ आइकन है। युवा उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और युवाओं का कहना था कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने अनुभवी अशोक गहलोत को सीएम का पद दिया, जबकि डिप्टी सीएम का पद सचिन पायलट को दिया। सचिन पायलट इससे खुश तो नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई थे और उन्होंने डिप्टी सीएम पद के लिए हाँ कर दिया और वहाँ पे डिप्टी सीएम के तौर पर लगभग 2 साल तक अभी तक काम करते रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन अभी ऐसा कुछ इमर्ज होकर आ रहा है जिससे वहाँ पे कांग्रेस की सत्ता खतरे में है, और हम आपको बता दें हो सकता है वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन जाए। लेकिन उससे पहले हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही सिचुएशन था। वहाँ पे भी 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और वहाँ पे कमलनाथ की सरकार बनी। बीजेपी को वहाँ पे पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने से वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाया गया। लेकिन 2 साल बाद 2020 में शिवराज सिंह चौहान यानी कि बीजेपी फिर से वहाँ सरकार बनाने में सफल हुई। कमलनाथ सरकार का कहना था कि बीजेपी हमारे एमएलएस को पैसे दे के खरीद रही है। यह बात कहीं ना कहीं सेटिस्फाई भी होती है, क्योंकि अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लें तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया। बीजेपी को ज्वाइन करते ही उन्हें राज्यसभा में एमपी का पद दे दिया गया। कहीं ना कहीं यह एक प्रकार का लालच ही था जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से बीजेपी में लेके आया। अगर बीजेपी ऐसा ही कुछ करती रही तो किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर किसी भी स्टेट को जब तक एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिलेगी वहाँ पे डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। हम आपको बता दें, इसी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया गया, जिसके तहत आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स को रोकना था। मतलब कि पहले 1985 के पहले क्या होता था, लोग किसी एक पार्टी में से इलेक्शन लड़ते थे लेकिन कुछ दिन बाद दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे, जिससे वह पार्टी वहाँ पे गिर जाती थी। लेकिन इसी इनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, लेकिन अभी तक एंटी डिफेक्शन लॉ पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। हम आपको बता दें, एमपी में 230 सीटें थी और किसी को भी सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की आवश्यकता थी। कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया और कुछ एमएलए ने मिलकर कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी को ज्वाइन किया, जिसकी वजह से वहाँ पे कमलनाथ की सरकार चली गई और शिवराज सिंह चौहान की सरकार वापस आ गई। हम आपको डाटा देते हैं आखिर हुआ क्या था। एमपी में 230 सीटें थी, उसमें से 26 सीटें खाली हो गई। 26 सीटों में 22 एमएलए वो थे जो कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट हुए थे, यानी कि कांग्रेस से बीजेपी में, और 4 एमएलए एमपी बन गए थे तो उनकी भी सीटें खाली थी, यानी कि टोटल 26 सीटें खाली हो गई, जिसके कारण वहाँ पे टोटल सीटें बची 204। और किसी को भी बहुमत बनाने के लिए 103 सीटों की आवश्यकता थी। बीजेपी के पास पहले से ही 107 सीटें थी और वो वहाँ पे सरकार बनाने में सफल हुई। कांग्रेस जो कि पहले 114 सीटों पे था वह अब 90 सीटों पर आ गया था। अभी 26 सीटों पर इलेक्शन होना है, लेकिन पूर्ण बहुमत होने की वजह से बीजेपी वहाँ पे सरकार बनाने में सफल हुई। दोस्तों, हम आपको बता दें बीजेपी आखिर करना क्या चाहती है। बीजेपी हर जगह यही चाह रही है कि जहाँ उसकी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ भी वो सरकार बना ले, और कहीं ना कहीं इसमें वो सफल भी हो रही है। वही सेम कंडीशन राजस्थान में भी अप्लाई होता है। राजस्थान में टोटल सीटें 200 हैं और वहाँ पे सरकार बनाने के लिए 101 सीटों की आवश्यकता है। कांग्रेस को 2018 इलेक्शन में 107 सीटें मिली थी और वह सरकार बनाने में सफल हुई। बीजेपी को 73 सीटें मिली थी, जिसकी वजह से वह सरकार नहीं बना पाई। लेकिन अभी बातें यह निकल कर आ रही हैं कि जो 19 एमएलए कांग्रेस के हैं वह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है टोटल 181 सीटें बचेंगी। ये जो 19 एमएलए होंगे ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
डिसक्वालीफाई आखिर क्यों होंगे? ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किया जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, इसके तहत अगर कोई कैंडिडेट जो किसी एक पार्टी से इलेक्शन लड़ा हुआ है, एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन वह फिर से बाईपोल्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। कहीं ना कहीं ये रिबेल एमएलएस के लिए फ़ायदा ही करता है। वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे मंत्री बन जाते हैं, जिसके कारण पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पैदा होती है किसी भी स्टेट में। दोस्तों, हम आपको बता दें, जब ये 19 एमएलए कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या होने वाला है ये आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। अगर सचिन पायलट जो कि कांग्रेस में थे, अगर बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी होता है, और यह सचिन पायलट के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग पैसे देके एमएलएस को खरीदते रहेंगे, फिर हमारे वोट की क्या वैल्यू रह जाएगी? आप खुद ही सोच के देखिए। आप किसी को वोट देते हैं, आप सोचते हैं ये 5 साल रह के हमारे यहाँ डेवलपमेंट करेगा, लेकिन जब वही सरकार बदल जाएगी 1-2 साल में, तो वो क्या डेवलपमेंट करेंगे? आप अपने दिमाग से खुद सोचिए, और आपको इस पे विचार करना चाहिए।